बाय करते हैं, सिल्वर बाय बाय करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग जो है क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स को बाय करते हैं। अब देखिए क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत प्रकार की हैं, 7,000, 10,000, 15,000, कल 20,000 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखेंगे जो ढंग की क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें आप मान सकते हैं बिटकॉइन, और उसके बाद आप इथेरियम को देख सकते हैं। और वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिटकॉइन जब आया था तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप देखेंगे करेंसी जो होता है या कोई भी अगर आप फिएट करेंसी को देखेंगे तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। लेकिन अगर एक पब्लिक की करेंसी हो, इंटरनेट की करेंसी हो, जिसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करे लेकिन पूरी पब्लिक कंट्रोल करे, तो उसको देखते हुए यहाँ पर बिटकॉइन को बनाया था। और इसलिए सबसे जैसे बात होती है कि ब्लॉकचेन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्लॉकचेन 3 करोड़ इंडियंस तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप किसका वेट कर रहे हो? इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो। ब्लॉकचेन तो बहुत टाइम से है, लेकिन उसका सही में जो पहला अच्छा यूज केस आया था वो यहाँ पर बिटकॉइन के साथ आया था जी। तो बिटकॉइन जो है एक करेंसी, एक उसको एसेट की तरह आप देख सकते हो। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो तो इसको ट्रेड करने के वही मान्य ये हो जाएंगे। आप फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, दुनिया में क्या चल रहा है, कहां पर एक्सेप्टेंस हो रही है। बाकी क्रिप्टो एसेट्स को भी आप ऐसे देख सकते हैं फंडामेंटली वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाने हैं जो आने वाले टाइम पे जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे आप स्टॉक के अंदर बैलेंस शीट देखते हैं कंपनीज की, तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर टोकन मैट्रिक्स होता है, जहां पर आप देखते हैं कितने टोकन आएंगे, कितने टोकन जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट होल्ड करते हैं, कितने अनलॉक होंगे टाइम टाइम पे यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एनालाइज करके मैं सवाल आगे पूछने वाला था। मैं अगले सवाल में बढ़ता हूं, उसमें अभी आपने जो बातें कही उनके जवाब भी मिल जाएंगे। तो सवाल नंबर 2, ये क्रिप्टो करेंसी बनाता कौन है? हो सकता है आपने भी जो बातें कही उसमें कहीं ना कहीं इसका जवाब आ गया, और लेकिन लोगों तक, मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे को नहीं समझ में आया, स्टूडेंट को। तो ये बनाता कौन है? ये सवाल मेरा परीन से है। देखिए, हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं सरकार छापती है। सरकार को जब जरूरत महसूस होती है वो पुराने नोट बंद कर देती है, नए नोट छाप लेती है। कभी लगता है हमें और नोट चाहिए तो और नोट छाप लेती है। ये सिक्का कौन बना रहा है? ये डिजिटल सिक्का कौन बना रहा है? पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन पैसे की जो है वो बहुत वाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ यूएस डॉलर या इंडियन रुपी होता है, राइट? बट ऐसा है नहीं। मेरी गाड़ी आज एक तरह का पैसा है, अगर मैंने एक पेंटिंग खरीदी है तो वो एक तरह का पैसा है, राइट? आप अगर स्टॉक्स खरीदते हो या कोई भी चीज खरीद रहे हो जिसकी कोई प्रॉमिस वैल्यू है, ठीक बात, तो हर चीज वैल्यू है, राइट? इस नजरिए से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज ने क्या किया है कि किसी को भी एनेबल कर दिया है वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए। मींस आप एक तरफ इंटरनेट पे डेटा भेज पाते थे जो आपके ईमेल है, मैसेजेस है, अब आप वैल्यू भेज पा रहे हो। और वैल्यू का जो डेफिनेशन है उसमें पैसा एक पार्ट है उसका। तो आपका आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आज के दिन में क्रिप्टो करेंसी कोई भी क्रिएट कर सकता है। जस्ट बिकॉज कोई भी क्रिएट कर सकता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यूएबल हो जाए तुरंत ही, राइट? मैं अगर परीन कॉइन क्रिएट कर दूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग जाके परीन कॉइन खरीदेंगे, राइट? उसके अंदर अपनी इकोनॉमी एक होती है हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर। वो इकोनॉमी उसको वैल्यूएबल या नॉन वैल्यूएबल बनाती है, राइट? तो हालांकि कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट नहीं, मैं आपसे ये आपने अच्छी बात की। मैं यही जानना चाहता हूं जो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ट्रस्ट बिटकॉइन की इस डेली प्रेजेंटेशन में। फ्रेंड्स, अभी हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे और एग्जैक्ट 20 से 25 मिनट की वो प्रेजेंटेशन रहेगी, जिसमें कंप्लीट जानकारी आपको ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में मिलेगी और इस इंडस्ट्री के बारे में कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री क्या है, कैसे हमें इसमें काम करना चाहिए, कैसे हम इसमें अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमारी टेस्टिमनी रहती है। जो लोग भी अचीवर्स हैं, जो भी इस कॉन्सेप्ट में अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से, उनकी शेयरिंग हम करेंगे। तो नेक्स्ट 40 टू 45 मिनट्स में हमारी ये मीटिंग ओवर होगी। तो अभी स्क्रीन शेयर करते हैं और इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। हम सब लोग आज यहाँ पे, कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनका फिर से एक बार वेलकम है। और बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं और कम्युनिटी को स्प्रेड करने में इस ब्लॉकचेन के लिए डटे हुए हैं और अच्छी अर्निंग भी ले रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अर्निंग लेने वाले हैं। तो ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस इंडस्ट्री में, जिसमें हम बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्री 2009 में हमारे सामने आई, जिसमें फर्स्ट ब्लॉकचेन थी बिटकॉइन के नाम से। ये एक डिजिटल माध्यम है, डिजिटल इंडस्ट्री है, जिसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से सारी वर्किंग होती है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ब्लॉक्स बनते हैं और उन ब्लॉक्स में डेटा स्टोर रहता है। जब जब बिटकॉइन आया उससे पहले और आज भी, अभी भी मोस्ट ऑफ जगह पे हम सर्वर बेस्ड सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें कोई भी डेटा आपको स्टोर करना हो, कोई भी आपको स्टोर करके डेटा रखना हो, तो उसके लिए हम सर्वर्स का यूज करते हैं। जैसे आपका भी अगर कोई बिजनेस है, आपकी अगर वेबसाइट है, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस हो, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस हो, या होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस हो, या किसी भी फील्ड में हो, फाइनेंशियल सेक्टर में हो, बैंक्स में हो, आप हर जगह देखते हैं कि जितना भी हमारा डेटा है वो सर्वर्स पे रहता है। जैसे अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आपने देखा होगा बैंक में जितने भी ट्रांजैक्शन होती है सारी कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन होती हैं, और जो हमारा डेटा रहता है, किसको पैसा ट्रांसफर हुआ, कहाँ से आया, किसके पास गया, वो सारा बैंक के एक डेडिकेटेड सर्वर पे रहता है। और अगर उस सर्वर को कोई हैक कर ले, किसी भी कॉर्पोरेशन के या किसी भी कंपनी के सर्वर को कोई हैक कर ले, तो पूरा का पूरा डेटा चोरी हो जाता है और उससे बहुत नुकसान उस कंपनी को या कॉर्पोरेशन को उठाना पड़ता है। क्योंकि आजकल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस ग्लोबल युग में डेटा ही वेल्थ है। डेटा के माध्यम से ही हम हर अचीवमेंट किसी भी कंपनी की देखते हैं, किसी भी कॉर्पोरेशन की देखते हैं। तो अगर वो डेटा ही चोरी हो जाए तो उनको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारा सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड डेटा हो या किसी मंत्रालय से रिलेटेड डेटा हो, वो भी मोस्टली सर्वर बेस्ड सिस्टम पे ही रहता है। अगर उसको हैक कर लिया जाए, और हैकिंग की ये समस्या पिछले काफी सालों से, जब से कंप्यूटर हमारी लाइफ में आया तब से हम देख रहे हैं, न्यूज में भी सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि वहां का सर्वर हैक हो गया, उसकी वेबसाइट हैक हो गई या उसका अकाउंट हैक हो गया। तो ये समस्याएं रहती हैं। बट 2009 में जब ब्लॉकचेन आया, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जब लोगों ने, इस इंडस्ट्री के बुद्धिजीवियों ने या डेवलपर्स ने एनालाइज किया, तो उसमें एक खास बात निकल के आई कि उसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो 100% सेफ होता है, उसको हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होता है और प्रोटेक्टेड होता है, और ये नहीं पता लगाया जा सकता कि कौन सा डेटा कहां से आया और कहां गया। तो ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था, और पिछले 14 साल में इस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा एक जर्नी आप कह सकते हैं कि तय की है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कारपोरेशन और उनके साथ साथ हर देश की सरकार आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। और इस ब्लॉकचेन का जो इन्वेंशन हुआ था, आप कह सकते हैं 2009 में बिटकॉइन के माध्यम से हुआ था। बिटकॉइन फर्स्ट ब्लॉकचेन थी, और बिटकॉइन का मकसद उस समय ये नहीं था कि उसके ऊपर डेटा रखना है या इन फ्यूचर उसको सर्वर बेस्ड सिस्टम की जगह लेनी है। बिटकॉइन का मकसद सिर्फ एक था, ट्रांजैक्शन करना। जो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन ब्लॉकचेन आने से पहले सेंट्रलाइज तरीके से होता था, जिसमें बैंक्स और सरकार इन्वॉल्व रहती है, उस सिस्टम को खत्म करके पर्सन टू पर्सन इस ट्रांजैक्शन को करना था। यानी एक आदमी लेने वाला और एक आदमी देने वाला, उसके अलावा तीसरे आदमी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे उसने ब्लॉकचेन बनाई हो वो भी, चाहे उस ब्लॉकचेन का डेवलपर हो या ओनर हो या कंपनी हो, कोई भी जिसने ट्रांसफर किया है और जिसके पास ट्रांसफर हुआ है, उन दोनों के अलावा उस ट्रांजैक्शन में किसी की जरूरत ना हो। तो उस सिस्टम पे ये चली, और धीरे धीरे स्प्रेड होते होते आज पूरी दुनिया में इसके करोड़ों यूजर हैं, और लगभग हर देश ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत सारे इसके ऊपर पिछले 14 सालों में विवाद भी रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज में इसको बंद करने की भी कोशिश की गई, बट पब्लिक ने इसको अडॉप्ट कर लिया, तो किसी भी कंट्री में इसको बंद नहीं किया जा सका। और आज लगभग हर देश में इसके ऊपर लॉज बन चुके हैं। इंडिया में ऑलरेडी लॉ, टैक्सेबल लॉ इसके ऊपर बन चुका है, और शायद आने वाले 1 से 2 साल में, 3 साल में इसके ऊपर एक विस्तृत आप कह सकते हैं पूरा का पूरा लॉ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पे या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पे आने वाला है, जो बहुत जल्दी इंडिया में भी आ जाएगा। बट अभी आप लीगल तरीके से इसका कारोबार कर सकते हैं, और जो भी आप इसमें कमाते हैं, जितनी भी आपको अर्निंग होती है, उस पर एक टैक्स आपको 30% स्लैब के हिसाब से चुकाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन ब्लॉकचेन जब आई, तो उस समय इसका प्राइस जो था 35 पैसे था। इसका एक नेटिव कॉइन बनाया गया बिटकॉइन, जिससे पैसे को या वैल्यू को आप कह सकते हैं ट्रांसफर किया जा सके एक आदमी से दूसरे आदमी के पास।
और 35 पैसे इसका प्राइस था, और इसकी जो क्वांटिटी रखी गई थी 2 करोड़ 10 लाख फिक्स कर दी गई, जिसको ना तो बढ़ाया जा सकता है ना चेंज किया जा सकता है। और पिछले 14 साल से वही क्वांटिटी है, आज भी उतनी ही क्वांटिटी इसकी है, धीरे धीरे माइन होती है। लगभग 1 करोड़ 70 लाख कॉइन अभी भी सर्कुलेशन में है। तो इसका 35 पैसे प्राइस था, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्प्रेड होती गई आज उसका प्राइस बढ़ के 2021 में 60 लाख तक पहुंचा, और अभी लगभग 20 लाख पे ये ट्रेड कर रहा है। और इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इसका प्राइस आने वाले 1 से 1.5 साल में या 2 साल में 1.5-2 करोड़ को क्रॉस कर सकता है, यानी 1.5 करोड़ के आसपास जा सकता है। तो आज भी जो लोग 20 लाख का खरीदेंगे वो इस इंडस्ट्री में या इस बिटकॉइन में लगभग 8 से 10 गुना का गेन करेंगे। उनका पैसा 8x या 10x हो सकता है अगले 1 से 1.5 साल में। तो अगर 14 साल बाद भी ऐसा हो रहा है, यानी जिस ब्लॉकचेन को या जिस करेंसी को स्टार्ट हुए 14 साल हुए, और 14 साल बाद भी बिना किसी ओनर के सिर्फ पब्लिक ही उसको कंट्रोल करने वाली है, कम्युनिटी ही उसको ऑपरेट करने वाली है, उसमें अगर 14 साल बाद भी लोग प्रॉफिट कमा पा रहे हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। और इस सिस्टम को जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके अंदर कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। तो उसी प्रोटोकॉल के ऊपर ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन बनी है, बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी इसकी टैगलाइन है, यानी कि कम्युनिटी द्वारा बनाया गया है और सिर्फ कम्युनिटी के लिए है, और कम्युनिटी ही इसकी मालिक है, कोई एक आदमी मालिक नहीं है, ना ही किसी एक आदमी के हाथ में यहाँ से पैसा जाता है, ना ही किसी एक आदमी के लिए इसको बनाया गया है। ये पब्लिक के लिए बनी है, और पब्लिक ही इसमें पैसा कमाएगी, पब्लिक ही इसको ऑपरेट करेगी, पब्लिक ही इसको चलाएगी। वो आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो ब्लॉकचेन की बात करें तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन आई उसके बाद से बहुत सारी ब्लॉकचेन्स आई, इथेरियम आई, पॉलीगॉन आई, मैटिक आई, लगभग 160 तरह की ब्लॉकचेन करेंसी ब्लॉकचेन दुनिया में इस समय अवेलेबल है। बट बिटकॉइन ने जो जर्नी ली या बिटकॉइन ने जो सक्सेस हासिल की उसके आसपास भी कोई और ब्लॉकचेन नहीं पहुंच पाई आज तक पिछले 14 साल में। उसका सबसे मेजर रीजन ये है कि बिटकॉइन कंप्लीटली ओनरलेस है, जिसके मालिक का भी नहीं पता किसने बनाई, कौन इसका मालिक है, वो मेल है फीमेल है, आज इस दुनिया में है या नहीं है, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। उन्होंने इस ब्लॉकचेन को बनाया, डेवलपर के माध्यम से बनाया या वो खुद डेवलपर होंगे, उन्होंने बनाया और इसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि उसको एक बार इंटरनेट पे जब ओपन कर दिया तो फिर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जिसने बनाई वो भी चेंज नहीं कर सकता। तो उसी प्रोटोकॉल पे ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन बनी है। जो भी इसका सिस्टम है, जो भी इसके प्रोटोकॉल है, उसको इन फ्यूचर चेंज नहीं किया जा सकेगा। जो भी जिस भी सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, आने वाले कई सालों तक आप उसमें काम करते रहेंगे और कई सालों तक हम लोग पैसा कमाते रहेंगे। वो कैसे कमाएंगे वो आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, 3 तरह की ब्लॉकचेन होती है, पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है और हाइब्रिड ब्लॉकचेन होती है। प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है जिसका एग्जांपल बिटकॉइन है। प्राइवेट ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि उसका यूज सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए या उसके पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। वो कोई कंपनी भी बना सकती है, कोई कॉर्पोरेशन भी बना सकती है, या करेंसी ब्लॉकचेन भी हो सकती है। और जो फर्स्ट ब्लॉकचेन थी बिटकॉइन, वो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन थी। उसके बाद बिटकॉइन ब्लॉकचेन आने के बाद जब लोगों ने एनालाइज किया तो इसका और भी बहुत सारा यूज हो सकता है, इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी रन किए जा सकते हैं। तो इथेरियम एक एडवांस ब्लॉकचेन के रूप में हमारे सामने आई, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन थी, जिसके ऊपर लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करने शुरू किए। उसके बाद ट्रोन आई, उसके बाद सोलाना आई, मैटिक आई, पॉलीगॉन आई, बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन उसके बाद बनी जो पब्लिक ब्लॉकचेन थी, जिसको आप किसी भी तरह से बिना परमिशन के यूज कर सकते हैं। बट उन सब में आज भी अगर आप उन सबको चेक करेंगे, गूगल के माध्यम से सर्च करेंगे, आप अगर गूगल पे ये सर्च करेंगे कि इथेरियम कितने % डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा शायद 20%, 30%, 50% या 60%, वटएवर, जो भी हर ब्लॉकचेन के बारे में अलग अलग। लेकिन किसी भी ब्लॉकचेन के बारे में आपको शायद ये लिखा हुआ मिले बिटकॉइन के अलावा कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। तो 100% डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यही है कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि सेंट्रलाइज सिस्टम जो हम दुनिया में यूज कर रहे हैं, जिसमें बैंक्स की जरूरत पड़ती है या किसी ओनर की जरूरत पड़ती है, किसी कंपनी की जरूरत पड़ती है, सरकार की जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत ना पड़े, पर्सन टू पर्सन या पीयर टू पीयर इसमें ट्रांजैक्शंस हो पाए। बाकी कोई भी ब्लॉकचेन बिटकॉइन के आने के बाद अपने आप को उस लेवल पे प्रूव नहीं कर पाई, इसलिए उनके बारे में आज भी यही बोला जाता है कि वो 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। और इस इंडस्ट्री में अगर कोई 100% डिसेंट्रलाइज है तो उसके अंदर पैसा कमाने के चांसेस हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। तो उसके बाद हाइब्रिड ब्लॉकचेन होती है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन वो होती है जो प्राइवेट और पब्लिक का मिश्रण होती है, और ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है वो कंप्लीटली हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, जो अप्रैल में हमें डिलीवर होने वाली है, मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में। उसमें प्राइवेट ब्लॉकचेन का पार्ट भी रहेगा बिटकॉइन की तरह, और इथेरियम की तरह स्मार्ट ब्लॉकचेन का भी पार्ट रहेगा, जिसपे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन किए जा सकेंगे। इस ब्लॉकचेन के आने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इस ब्लॉकचेन के ओपन सोर्स कोड को यूज करके अपने प्रोजेक्ट उसके ऊपर रन कर पाएगा, जिसके लिए ट्रांजेक्शन के लिए उसे ट्रस्ट बिटकॉइन परचेज करने पड़ेंगे। और ट्रस्ट बिटकॉइन
की ट्रांजैक्शंस के माध्यम से वो अपना कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे वो एनएफटी से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे मेटावर्स से रिलेटेड हो, या उसने अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई टोकन बनाना हो, उसको वो रन कर पाएगा। हाइब्रिड जो ब्लॉकचेन होती है, जो ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन भी है, वो तीनों मैकेनिज्म पे काम करेगी, प्रूफ ऑफ वर्क पे, प्रूफ ऑफ स्टेक पे और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे। तीनों मैकेनिज्म पे काम करेगी। इसके बारे में आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या किसी दिन अगर ज्यादा टाइम हुआ हमारे पास तो इसके बारे में डिटेल से हम आपस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेंसी की बात करें तो जिस तरह से हम बैंक में या किसी देश में रहते हैं कोई भी करेंसी यूज करते हैं, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में भी करेंसी का यूज होता है। और करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, हमारे लिए जाना पहचाना है। जब से हम जीवन अस्तित्व में आया, आप कह सकते हैं, तब से करेंसी हमारी दुनिया में है। आज से पहले जो हमें पढ़ाया गया या हमने स्टडी की प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, उसमें हमें ये सिखाया, हमें ये बताया गया या हमने पढ़ा है कि बहुत साल पहले, 500 1000 या 2000 साल पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, जिस समय सिक्के या नोट प्रचलन में नहीं थे, या कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं थी। छोटे छोटे आप कह सकते हैं शहर ही एक देश होते थे, या उनके कोई राजा होते थे, किसी का कोई बादशाह होता था, या कुछ लोग मिलके अपनी एक गांव किसी ने बसाया हुआ था। बट वहां पे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम या बैंक या सरकार ऐसा सिस्टम नहीं होता था। तो उस समय हम कैसे यूज करते थे इस करेंसी का? उस समय सामान को सामान के बदले में लेते थे और देते थे। यानी अगर आप चावल की खेती करते हैं तो चावल आपके पास अवेलेबल होते हैं, और आपको अगर गेहूं चाहिए तो आप जिसने गेहूं की खेती की उसको चावल दे के गेहूं ले लेते थे। जिसको आप जूते की जरूरत है तो वो चावल दे के जूते ले लेता था। तो जो भी कोई सामान बनाता था, जो भी काम करता था, वो एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते थे, एक दूसरे के से वस्तुओं का आदान प्रदान करके। उसके बाद कुछ समय बाद जब राजाओं का सिस्टम आया तो उस समय थोड़ा और एडवांस हुए होंगे, तो उस समय सिक्के प्रचलन में आए, जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तांबे के, सोने के, चांदी के सिक्के चलते थे, उसके बदले में हम सामान का आदान प्रदान करते थे। उससे और एडवांस सिस्टम हुआ तो डेमोक्रेसी आई। सबसे पहली जो डेमोक्रेसी थी वो यूएसए को बोला जाता है, और सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो हमें प्राउड होना चाहिए, इंडिया को बोला जाता है। तो उसके बाद जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आया तो सेंट्रल बैंक अस्तित्व में आए। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और वही उस देश की करेंसी को, उस देश के फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करता है। तो आज हमें अगर किसी भी चीज की जरूरत है, पिछले 75 साल से, जब से हमारा देश आजाद हुआ, तब से हम इंडियन रुपीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरबीआई जिसको छापता है, उस इंडियन रुपीज के माध्यम से हम घर भी खरीदते हैं, जमीन भी खरीदते हैं, राशन भी खरीदते हैं, अपनी जरूरत का कोई भी सामान है उसको हम खरीदते हैं। और डीमोनेटाइजेशन आया 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, जब नोटबंदी हुई थी, आपको याद होगा। उसके बाद से डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा देश बढ़ा, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिजिटल पेमेंट है वो इंडिया के लोग ही इस्तेमाल करते हैं, इंडिया में ही यूज किया जाता है। और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, या फोन पे है, उसके माध्यम से आईएमपीएस है, आरटीजीएस है, हम एक दूसरे को पैसों का आदान प्रदान करते हैं। डिजिटल हमें 3-4 साल से, 5 साल से ये आदत हमारी सरकार डाल रही है। और आज के टाइम पे, चाहे वो एक राशन बेचने वाला है, चाहे सब्जी बेचने वाला है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे बड़ी कॉर्पोरेशन का मालिक है, सब लोगों के हाथ में फोन है, और सब लोग गूगल पे, फोन पे या किसी भी बैंक की मोबाइल बैंक ऐप को यूज करते हैं। तो फ्रेंड, डिजिटल हम हो रहे हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। बट या तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ ही रहे हैं, बट पिछले लगभग आप कह सकते हैं 7-8 साल से पूरी दुनिया में एक डिजिटल क्रांति हुई क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, बट इसकी जो पॉपुलैरिटी हुई, आप कह सकते हैं 2013-14 के बाद होनी स्टार्ट हुई। और आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसा होगा दुनिया में, वो यूज करे या ना करे, या जिसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ना हो। लगभग सब लोग जानते हैं, क्योंकि न्यूज में भी क्रिप्टो करेंसी वर्ड छाया रहता है, सोशल मीडिया पे भी छाया रहता है, और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग तो इसके बारे में इन्वेस्ट भी करते हैं, सोचते भी हैं इसके बारे में कि आने वाला टाइम इसमें कैसा होगा। तो क्रिप्टो करेंसी हमारी लाइफ में आई ग्लोबली, जिसमें डिजिटलाइजेशन का एक एडवांस रूप हमारे सामने आया, जिसमें ना तो किसी बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है, ना ही किसी सरकार की, ना ही किसी देश की। उसमें जो माध्यम होता है ट्रांजैक्शन का, सिर्फ पीयर टू पीयर होता है, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को ब्लॉकचेन के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करता है। जैसे आप किसी को डेटा ट्रांसफर करते हैं, उसी फॉर्म में आप पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपने किसी को बिटकॉइन दी, आज 20 लाख रुपए बिटकॉइन की कीमत है, आपको किसी को 20 लाख देने हैं, तो आप एक बिटकॉइन देंगे और आपके 20 लाख की पेमेंट का भुगतान हो जाएगा। और वो आप सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से अमेरिका में भी कर सकते हैं, अमेरिका में बैठ के दुबई में कर सकते हैं, दुबई में बैठ के थाईलैंड में कर सकते हैं, थाईलैंड से बैठ के रशिया में कर सकते हैं। यानी ग्लोबल सिस्टम है, हर जगह पे बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया जाता है, और बिटकॉइन के साथ और भी करेंसीज को, इथेरियम है, चाहे मैटिक है, हर करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है जो भी आज के टाइम पे प्रचलन में है। तो
करेंसी का ये एडवांस रूप है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और आने वाले 3 से 4 साल में, 5 साल में आप कह सकते हैं, हमें जरूरत हो ना हो, हम इसके बारे में सोचें या ना सोचें, किसी ना किसी माध्यम से ये हमारी लाइफ में आ जाएगा और हमारी मजबूरी हो जाएगी इसको एक्सेप्ट करना। तो आज अगर इसको समझ के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आने वाले 3-4 साल में हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका रूप बिल्कुल अलग हो सकता है। हम बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस को हासिल कर सकते हैं अगर इसके बारे में सोचें तो। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी में 3 तरह की करेंसी अवेलेबल होती हैं जिसके माध्यम से हम लेन देन करते हैं, जिसमें पहला है कॉइन। जो भी ब्लॉकचेन होती है उसका एक नेटिव करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन है तो उसकी नेटिव करेंसी बिटकॉइन है, इथेरियम ब्लॉकचेन है तो उसकी जो नेटिव करेंसी है वो इथेरियम है। इसी तरह से हर ब्लॉकचेन की एक नेटिव करेंसी होती है जिसको कॉइन बोला जाता है, जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन होती है। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्मार्ट ब्लॉकचेन्स होती हैं कुछ, तो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करते हैं तो वहां पे आप टोकन बना सकते हैं। वो उनकी पेरेंट करेंसी नहीं होती, उसको आप एक तरह से साइड करेंसी या सेकंड करेंसी बोल सकते हैं, जो किसी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके बनाई जाती है, उनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, उसको हम टोकन बोलते हैं। और तीसरी फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी के माध्यम से आज बिटकॉइन पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो रहा है। बहुत सारी कंट्री में ये लीगल एसेट्स के रूप में यूज होता है, या इसको एसेट्स बोला जाता है, करेंसी नहीं बोला जाता। बट आप जिस भी देश में रहते हैं उस देश में आपको खाना भी है, उस देश में आपको जीना है, तो आपको घर भी चाहिए, व्हीकल भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, हर सामान चाहिए, तो आपको उस देश की करेंसी में ही खरीदना होता है। तो बिटकॉइन आज अगर आपके पास है तो आप उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको दुबई के दिनार में कन्वर्ट कर सकते हैं, थाईलैंड के बाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस भी देश में आप रहते हैं उस देश की करेंसी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसको फिएट करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, जिसका आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर माध्यम है यूएसडीटी के रूप में हमारे सामने है। पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी जो वैल्यू है वो लगभग अमेरिकन डॉलर के बराबर रहती है, या 2-3 रुपए ऊपर नीचे रहती है। कहीं प्रीमियम पे मिलता है, कहीं लो रेट पे मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली डॉलर के आसपास चलती है। तो आपके पास यदि कॉइन या टोकन है तो उसको आप इमीडिएटली किसी भी ऐप के माध्यम से, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज ऐप के माध्यम से फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिएट करेंसी को बेच के आप इमीडिएटली अपने बैंक अकाउंट में जिस देश में भी रहते हैं उस देश की करेंसी ले सकते हैं। तो इन तीनों माध्यम से यहाँ पे लेन देन होता है। और अब क्रिप्टो की बात करें तो लगभग 25,000 तरह की क्रिप्टो अवेलेबल है, ये एक अंदाजा है, जिसमें टोकन और कॉइन सब मिला के हैं। कुछ प्री सेल में है, कुछ एक्सचेंज पे होंगे, कुछ ब्लॉकचेन पे होंगे, सब मिला के लगभग 25,000 तरह के टोकन और कॉइन प्रचलन में है, जिसमें से पॉपुलर आप कह सकते हैं 15 से 20 ही हैं, बाकी सब एनोनिमस हैं। और करेंसी ब्लॉकचेन की बात करें तो लगभग 160 ब्लॉकचेन है। मतलब इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में 160 कॉइन है और बाकी सब जितनी भी करेंसी है वो सब टोकन्स के रूप में है। तो 160 जो कॉइन है वो, उनके बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और जो पॉपुलर है 10-15 कॉइन उसके बारे में लगभग सब जानते हैं। बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रोन है, बीएनबी है, या एडीए है, कार्डेनो है, बहुत सारे ऐसे कॉइन है जिनके बारे में हम जानते हैं। और 160 कॉइन के अलावा जितनी भी करेंसी है वो सब टोकन्स के रूप में है, यानी कि उनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने एक रेल लाइन बिछा दी ब्लॉकचेन के रूप में और उसके ऊपर लोग अपनी ट्रेन चलाते हैं, वो किराए पे उस रेल की पटरी को लेके। तो जो ब्लॉकचेन है उसको आप रेल की पटरी की तरह समझ सकते हैं, और जो टोकन्स है उनको रेंट पे वो लेके उस ब्लॉकचेन को उसके ऊपर अपने टोकन बना के उसको पॉपुलर करते हैं, या अपना जो भी उनका यूज हो किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में, कॉर्पोरेशन में, तो उसका वो इस्तेमाल करते हैं जो लोग अपनी ब्लॉकचेन नहीं बना पाते। क्योंकि ब्लॉकचेन बनाना काफी कॉस्टली होता है। मिनिमम इसमें आप कह सकते हैं इंडियन रुपीज में बात करें तो 2 करोड़ रुपए से लेके और 50 करोड़ तक का खर्चा आता है, और बनाने के बाद उसकी मेंटेनेंस पे बहुत बड़ा एक्सपेंसेस आता है, क्योंकि इसके जो डेवलपर हैं उसकी सैलरी भी अगर आप गूगल करेंगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास ईयरली उसका पैकेज होता है जो उसको मेंटेन करता है। तो इसको बनाना कॉस्टली होता है। तो जिनके छोटे प्रोजेक्ट हैं या जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो वो किसी दूसरी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ओपन सोर्स कोड को, और उस पर अपना प्रोजेक्ट चला सकते हैं। और 800 ब्लॉकचेन दुनिया में ऐसी हैं जिन्होंने अपनी करेंसी नहीं बनाई, बट दूसरी इंडस्ट्री में उसके हैकिंग प्रूफ होने की वजह से उसका इस्तेमाल करते हैं। और आज दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी सरकारें हैं, जितने नेता हैं, सबका ध्यान आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पे है, और इस इंडस्ट्री को सब अडॉप्ट कर रहे हैं और एक मत में सब स्वीकार कर चुके हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है, डिजिटलाइजेशन है, वो ब्लॉकचेन के रूप में ही हमारे सामने होगा, और उसी के इर्द गिर्द ही सारी एडवांसमेंट होंगी। उसके बाद स्मार्ट ब्लॉकचेन 30 है, जो 160 करेंसी ब्लॉकचेन है, उसमें से 30 ब्लॉकचेन ऐसी है जो स्मार्ट है, यानी कि जिनके ऊपर टोकन या कोई भी प्रोजेक्ट मेटावर्स से रिलेटेड हो, एनएफटी से रिलेटेड हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसके ओपन सोर्स को यूज करके कोई भी बना सकता है। और 31वीं ब्लॉकचेन आप कह सकते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन के नाम से मार्च एंड में, अप्रैल 1 में हमें डिलीवर होने वाली है, और आने वाले टाइम में वो टॉप 10 या मे बी नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 5 में भी आपको
मिलेगी बहुत जल्दी। उसके बाद वॉलेट्स की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दो तरह के वॉलेट होते हैं हमारे पास अवेलेबल। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो इसके डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हुई थी। मकसद यही था बिटकॉइन बनाने का कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज सिस्टम का हमें इस्तेमाल ना करना पड़े। बट हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व रहती हैं, तो सेंट्रलाइज सिस्टम को अवॉइड नहीं किया जा सकता कंप्लीट तरह से। तो इस इंडस्ट्री में भी सेंट्रलाइज सिस्टम बहुत सारे हैं, और क्योंकि अभी किसी भी देश में इसके ऊपर जो रेगुलेशन है वो फेयर नहीं है, तो उसका इस्तेमाल करके लोगों के साथ चीटिंग भी होती है सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से। तो उसके बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए, और हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिप्टो करेंसी के जानकार हैं ही, कहीं ना कहीं किसी टोकन में या किसी क्रिप्टो कंपनी में हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और सेंट्रलाइजेशन की वजह से ही हमें हर जगह नुकसान उठाना पड़ता है। और इस इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि लगभग 95% लोग जो चाहे ट्रेडिंग करते हो, चाहे इस इंडस्ट्री में कहीं भी काम कर रहे हो, उनको नुकसान झेलना पड़ता है। उसका कारण यही है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज के फर्क को वो नहीं समझ पाते, और जो 5 से 10% लोग इसमें बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो डिसेंट्रलाइज माध्यम से ही इसमें सारे कामों को अंजाम देते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या होता है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसमें कोई एक कंपनी या कोई एक इंसान या कोई एक कॉर्पोरेशन उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी कि आपने यहां वॉलेट की बात कर रहे हैं, जैसे आप बैंक में या तिजोरी में अपना पैसा रखते हैं, करेंसी रखते हैं, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए वॉलेट होते हैं। अगर आप सेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर रख रहे हैं तो इसका मतलब आप सारा का सारा पैसा किसी एक इंसान के कंट्रोल में दे रहे हैं, और वो चाहे तो उसको खत्म कर सकता है, और जब तक वो ईमानदार रहे तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं, वो कभी भी बंद हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसमें आपकी संपत्ति को या आपकी करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में रहती है। एक तरह से आप उसके ओनर होते हैं। उसमें आपने क्या रखा है इसको भी कोई चेक नहीं कर सकता, कितनी आपने करेंसी रखी है और क्या उसके कोड्स है वो भी कोई चेक नहीं कर सकता, भले ही उसने उसको डेवलप किया हो। तो वहां पूरी तरह से 100% हमारा जो पैसा है वो सेफ रहता है। तो आप डिसेंट्रलाइज्ड माध्यम का ही इस्तेमाल करें जब भी आप वॉलेट को, किसी भी वॉलेट पे आप पैसा रखना चाहें या क्रिप्टो करेंसी रखना चाहें। और उसके सबसे पॉपुलर जो एग्जांपल है ट्रस्ट बिटकॉइन है, मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, और ऐसे और बहुत सारे हैं। हर कंट्री में अलग अलग तरह के वॉलेट यूज होते हैं, जिसमें ट्रस्ट वॉलेट सबसे फेमस है। तो अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अमाउंट है, जितनी भी आपकी एसेट्स है, वहां पे बिल्कुल सेफ रहेंगी। तो कोशिश करिए सेंट्रलाइज सिस्टम को अवॉइड करने की। उसी तरह से सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे पैसा रखना हमेशा, ट्रेड करना हमेशा सेफ रहता है। सेंट्रलाइज सिस्टम पे आपका पैसा हमेशा रिस्क पे रहता है, भले ही नुकसान ना हो। बहुत सारी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से पिछले 5 से 7 साल में काम कर रही हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं, और उसके ओनर्स ने बहुत पैसा भी कमाया है। तो आप एग्जांपल सुनते होंगे बाइनेंस का, कि बाइनेंस के ओनर ने पिछले 4 साल में इतना पैसा कमा लिया जितना रिलायंस में या मुकेश अंबानी ने पिछले 50 साल में कमाया। तो वो एग्जाम्पल है, लेकिन वहां पे पैसा कमाया किसने? सिर्फ बाइनेंस के ओनर ने, कम्युनिटी ने पैसा नहीं कमाया। बट जो सिस्टम है बिटकॉइन का, या बिटकॉइन की शुरुआत हुई या इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, वो कम्युनिटी के लिए हुई, ना कि किसी एक इंसान के लिए। बट वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बाइनेंस बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मेरा मकसद उसको क्रिटिसाइज करना नहीं है, उसको आप यूज कर सकते हैं, बट वहां पे आप पूरा का पूरा पैसा उसके ओनर के कंट्रोल में दे रहे हैं, जहां स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। और उसका बहुत बड़ा एग्जांपल 1-1.5 महीना पहले FTX के रूप में हमारे सामने आया, जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज थी, सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी, और वो डूब गई या वो बंद हो गई। तो वहां बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो गया। वो बाइनेंस के साथ भी हो सकता है, किसी और एक्सचेंज के साथ भी हो सकता है। बट अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज करते हैं तो वहां पे आपका जितना भी ट्रेड हो रहा है, जो भी आप वहां पे एसेट सकते हैं, वो किसी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं रहती, उसका कंट्रोल पूरी तरह से आपके पास रहता है। तो वहां पे स्कैम होने के या आपके पैसे के डूबने के चांसेस नहीं होते। तो इस इंडस्ट्री में अगर पैसा कमाना है तो हमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वर्ड को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। जब भी काम करें, कहीं पर भी करें, तो इस चीज को सबसे पहले देखें और उसके बाद अपने काम को शुरुआत करें। तो कम्युनिटी की बात करें तो ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन की टैगलाइन ही है, बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। कम्युनिटी द्वारा बनाया गया और कम्युनिटी के लिए बनाया गया। जो भी यहाँ पे इस ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन में काम स्टार्ट कर चुके हैं या आने वाले टाइम में, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी होने जा रही है, बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। तो जो लोग भी यहाँ काम करेंगे वो कंप्लीट डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड क्या होता है, उसको एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। आने वाले समय में कुछ लोग यहाँ फील कर भी चुके हैं और आने वाले समय में हम सब लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ जो भी प्लान है, जो भी फ्यूचर प्लानिंग है, वो सब कम्युनिटी के हित में रख के बनाई गई है। और अप्रैल फर्स्ट वीक में आप ये कह सकते हैं, जब ये ब्लॉकचेन हमें डिलीवर हो जाएगी
और उस समय जो कुछ भी आप ब्लॉकचेन पे देखेंगे, जो भी सिस्टम देखेंगे इसका, उसको उसके बाद से कभी भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा, भले ही वो इसका ओनर हो, डेवलपर हो या कोई भी कम्युनिटी मेंबर हो। जो चीज अभी जो हमें मिल चुकी है, जो चीजें आप देख रहे हैं, उसके बारे में हो सकता है कुछ लोगों को अभी डाउट हो कि यही होगा अप्रैल में या नहीं होगा, बट एज इट इज रहने वाला है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। आने वाले बहुत सारे सालों तक हमारे पास इस ब्लॉकचेन के माध्यम से पैसा कमाने का मौका होगा और बहुत बड़ा पैसा कमाने का मौका होगा। तो यहाँ पे सब कुछ कम्युनिटी के लिए होता है। और किसी दिन अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन हुआ हमारा कभी, तो हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है या किस मैकेनिज्म के ऊपर ये ब्लॉकचेन बनी है या कम्युनिटी के लिए कैसे बनी है। इसमें बहुत सारी बातें हैं गहराई से, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर इस पे चलना शुरू हुए तो अभी टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो बता नहीं पाएंगे। तो ट्रस्ट बिटकॉइन की बात कर रहे हैं हम, लगभग बीच बीच में इस इंडस्ट्री का एक बेसिक मैंने आपको बताया और ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में हमारी बात हो ही रही है। तो बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, ये इसकी टैगलाइन है और इसी टैगलाइन के ऊपर ये ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन और ट्रस्ट बिटकॉइन काम करने वाला है इन फ्यूचर। तो आज इस इंडस्ट्री में ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी है और 100% कम्युनिटी बेस्ड भी है। हम इसमें अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अगले 5 मिनट में उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके जो टोटल कॉइन है फ्रेंड्स, 2 करोड़ है। जैसे कि आपको पता है बिटकॉइन की माइनिंग होती है और माइनिंग में एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें लगानी पड़ती है, बहुत बड़े बड़े सेटअप लगाने पड़ते हैं उसकी माइनिंग करने के लिए और उस ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने के लिए। तो वो समस्या ना रहे इन फ्यूचर, क्योंकि बिटकॉइन के लिए आज वो बहुत बड़ी समस्या है जहां बिजली की या इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी खपत होती है, वो समस्या ना रहे। इसलिए इसमें जो कॉइन्स है वो माइनेबल नहीं बनाए गए, प्री माइंड बनाए गए हैं। 2 करोड़ कॉइन होंगे, बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख है और यहाँ 2 करोड़ ही कॉइन रहेंगे और कॉइन नहीं बनाए जा सकेंगे, बट ये सारे के सारे प्री माइंड होंगे। तो माइनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। सिंपल एक कंप्यूटर पूरी दुनिया में इस ब्लॉकचेन को ऑपरेट कर सकता है, वो किसी भी कंट्री में लगा हुआ हो। इसके लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी स्मार्ट ब्लॉकचेन हमारी बनने जा रही है। तो इसके जो 2 करोड़ कॉइन है उसमें से जनवरी 2026 तक 1 करोड़ कॉइन लॉक्ड रहेंगे और वो आने वाले 2026 के बाद किस तरह से रिलीज होंगे ये भी हमें पता लग जाएगा अप्रैल 1 में जब हमारी ये ब्लॉकचेन आ जाएगी। बट 1 करोड़ कॉइन का आज हमें पता है कि किस तरह से रिलीज होने हैं। वो 3 फेज में रिलीज होने हैं, जिसमें फर्स्ट फेज में 25 लाख कॉइन, सेकंड फेज में 50 लाख कॉइन, 25 जो बिक चुके हैं वो और 25 लाख नए, और थर्ड फेज में 1 करोड़ कॉइन, 50 लाख जो बिक चुके होंगे वो और 50 लाख नए कॉइन। तो ये 1 करोड़ कॉइन अगले 3 साल में यानी जनवरी 2026 तक स्प्रेड होंगे, जिसमें फर्स्ट फेज में 25 लाख कॉइन $1 के प्राइस पे स्प्रेड होंगे, जिसका एज्यूम टाइम 3 से 6 महीने है, बट मुझे लगता है उससे बहुत पहले ये हो जाएगा। 31 मार्च तक हमें उम्मीद है कि ये सारे के सारे 25 लाख कॉइन सोल्ड आउट हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही ये 25 लाख कॉइन सेल होते हैं, वो 31 मार्च को हो, 30 अप्रैल को हो, फरवरी में हो या जब भी हो, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे ही 25 लाख कॉइन सेल होंगे, नेक्स्ट डे से या उसी समय आप कह सकते हैं 10 सेकंड बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा। तो सेकंड फेज में जो कॉइन होगा वो $10 के प्राइस पे बिकेगा, भले ही वो कम्युनिटी का हो या नए कॉइन हो। तो जब भी हम यहाँ पे कॉइन खरीदते हैं तो हमारे पास अथॉरिटी होती है, किसी एक्सचेंज पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम हमने डिसाइड करना है कि सेकंड फेज में बेचना है $10 के प्राइस पे, थर्ड फेज में बेचना है $100 के प्राइस पे, या उसके बाद $1000 के प्राइस पे या $10,000 के प्राइस पे, जो भी आने वाले समय में अप्रैल में हमें पता लगेगा क्या सिस्टम होने वाला है। तो ये आपके पास अथॉरिटी है, आप किस रेट पे बेच सकते हैं। और ये मैं आपको बता सकता हूं कि आज का आपका $1 का ये लिया हुआ कॉइन आने वाले 3 से 4 साल में $10,000 का बिकेगा, 100% बिकेगा। और आप किस प्राइस पे बेचते हैं वो आपने डिसाइड करना है कि $10 पे बेचना है, $100 पे बेचना है, $1000 पे बेचना है या $10,000 पे बेचना है, वो आपने डिसाइड करना है। बट आपके पास अथॉरिटी है, आपकी प्रॉपर्टी, आप कभी भी बेच सकते हैं। आज अगर मैंने कॉइन खरीदे और मैंने बोला कि मुझे सेकंड फेज में बेचने हैं, तो जैसे ही मैंने बोला तो मेरा क्यू में एक नंबर लग जाएगा। क्यू में नंबर लगने का मतलब है मेरे से पहले जो लोग सेकंड फेज में बेचना चाहते हैं, पहले उनका बिकेगा, उसके बाद मेरा कॉइन बिकेगा। और हर रोज सेकंड फेज में जब हम काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी इसमें स्प्रेड कर रही है, कम्युनिटी को प्रॉफिट होता है, इसलिए बिकता रहेगा, बिकना बंद नहीं होगा। हर रोज किसी ना किसी के कॉइन सेल हो रहे होंगे। जैसे ही हमारा नंबर आएगा तो हमारे कॉइन सेल हो जाएंगे। बट सेकंड फेज जितने दिन भी चलेगा, चाहे वो 3 महीने चले, 6 महीने चले या 1 साल चले, उसका एज्यूम टाइम 6 महीने से 12 महीने है। तो जिसने भी फर्स्ट फेज में कॉइन लिए होंगे और वो सेकंड फेज में बेचना चाहते हैं, उन सबके कॉइन सेल हो जाएंगे। उन सबके कॉइन सेल होने के बाद ही थर्ड फेज स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा। उसी तरह से थर्ड फेज में जिन्होंने भी बेचना है उनके कॉइन बिकेंगे, उसके बाद ही ये कॉइन नेक्स्ट फेज में जाएगा, एक्सचेंज पे जाएगा, या जो भी होगा अप्रैल में हमें पता लगेगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, कॉइन को स्प्रेड करने का एल्गोरिदम है। इस हिसाब से 1 करोड़ कॉइन कम्युनिटी में स्प्रेड होंगे, और ये स्प्रेड हो और जल्दी से स्प्रेड हो, इसके लिए
जो इस ब्लॉकचेन के डेवलपर ने एक सिस्टम बनाया है, एक इंसेंटिव सिस्टम बनाया है, क्योंकि उससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे जो भी कॉइन सेल हो रहे हैं वो पैसा उस डेवलपर के पास नहीं जा रहा, हम सब लोगों में ही वापिस आ रहा है। तो उनके पास कुछ जा ही नहीं रहा और ना ही वो अपने आप को ओनर क्लेम करते हैं। तो पैसा सारा का सारा हम लोगों के बीच में आ रहा है और हमें पैसा मिल रहा है, तो इसलिए हम स्प्रेड करेंगे और तेजी से ये कॉइन आने वाले टाइम में सेल होंगे। उसको सेल करने के लिए 5 तरह का इंसेंटिव प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है और ये भी 1 अप्रैल को ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होगा। आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है जिसके ऊपर इंसेंटिव प्रोग्राम डिप्लॉय हुआ हो। ये पहली ब्लॉकचेन होगी जिसके ऊपर इंसेंटिव प्रोग्राम भी डिप्लॉय होगा, जिसको चेंज नहीं किया जा सकेगा। और ये आप थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवा सकते हैं अपना एक्सपेंसेस करके, और कोई अगर ब्लॉकचेन की तरफ से कोई थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट आई तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं। और जब ये पॉपुलर होगी तो बहुत सारे लोग इसको ऑडिट करवाएंगे और हमें बहुत सारी जगह से इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। बट ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में ये जो हमारा इंसेंटिव प्रोग्राम है इसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा और सालों तक ये हमें इंसेंटिव का मजा देता रहेगा। जो लोग भी काम करेंगे, जो आज टीम बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आने वाले टाइम में एक तरह से रॉयल्टी उनको मिलती रहेगी यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में। तो 5 तरह का इंसेंटिव प्रोग्राम है, जिसमें फर्स्ट है लेवल इंसेंटिव, सेकंड है 10% इंसेंटिव फ्रॉम डायरेक्ट रेफरल, थर्ड है फॉरेन टूर इंसेंटिव, उसके बाद है मंथली रिवॉर्ड इंसेंटिव और 100 टॉप अचीवर्स इंसेंटिव। वन बाय वन हम इसको ब्रीफ करते हैं। पहला है लेवल इंसेंटिव। लेवल इंसेंटिव में जो भी आपके डायरेक्ट रेफरल होंगे, जिनको आप इंट्रोड्यूस करेंगे इस कम्युनिटी से, उनसे आपको 5% वन टाइम मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल किसी ने 1 लाख के कॉइन खरीदे आपके रेफरल कोड पे, तो इमीडिएटली आपको 5,000 रुपए आ जाएंगे आपके वॉलेट में। और जैसे ही 5 लोग आपके कंप्लीट होते हैं डायरेक्ट, तो छठे से लेके अनलिमिटेड लोगों तक आपको 10% आएगा, यानी इंक्रीज होके 5 से 10% आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक टारगेट है इसमें, $1500 का बिजनेस हमें करना होता है डायरेक्ट रेफरल के माध्यम से और मिनिमम 3 डायरेक्ट होने चाहिए। जैसे ही ये कंडीशन पूरी होती है तो हमें दूसरे से लेके 10वें लेवल तक भी इंसेंटिव आना शुरू होता है। 3%, 2%, 1%, 1% और लास्ट 5 लेवल से 0.5%। उसके बाद सेकंड इंसेंटिव की बात करें तो फॉरेन टूर इंसेंटिव है। इसमें जैसे ही हम $3000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो हमें 300 USDT इमीडिएटली हमारे वॉलेट में आते हैं और उसको आप इमीडिएटली कैश कर सकते हैं। और आप एक बार इसको अचीव करें, 2 बार इसको अचीव करें, 10 बार इसको अचीव करें या 20 बार अचीव करें, कोई लिमिट नहीं है। जितना आप बिजनेस करेंगे, जितने आप डायरेक्ट करेंगे, हर बार ये आपको वॉलेट में मिलता रहेगा। तीसरा मंथली रिवॉर्ड इंसेंटिव है, जिसमें पहला इंसेंटिव है लैपटॉप का, जिसमें $5000 का हमें बिजनेस करना होता है महीने में। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक ये मंथली बेसिस पे जनरेट होता है। तो जैसे ही $5000 का हमारा बिजनेस कंप्लीट हुआ, इसमें जो सिस्टम होता है, हमारे जितने भी ग्रुप हैं डायरेक्ट ABCDE जितने भी ग्रुप होंगे, उसमें से पहला जो हमारा ग्रुप होगा, यानी जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा, उसका बिजनेस काउंट नहीं होगा। बाकी सब ग्रुप्स का मिला के जब $5000 बिजनेस होगा तो $250 हमें तुरंत 1 तारीख को वॉलेट में आ जाएंगे। उसके बाद $800 का रिवॉर्ड है, फिर $3000 का है, $8500 का है, $35,000 का है, $1.5 लाख का है, $4 लाख का है और लास्ट $10 लाख का रिवॉर्ड है। और $10 लाख के रिवॉर्ड को अगर इंडियन रुपीज में हम कैलकुलेट करें तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए बनते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे लोग इस रिवॉर्ड को लेने वाले हैं और आप सोच सकते हैं 8.5 करोड़ का जब रिवॉर्ड किसी को आएगा तो उसकी लाइफ कैसी होगी, उसका स्टेटस कैसा होगा और उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा। तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं और ये आप देखेंगे बहुत जल्दी बहुत सारे लोग इन रिवॉर्ड्स को हासिल करने वाले हैं। और ये तीनों ही तरह की इनकम जो मैंने बताई, लेवल इंसेंटिव, फॉरेन टूर और मंथली रिवॉर्ड, ये सारे के सारे हमें इमीडिएटली आते हैं, USDT के माध्यम से आते हैं, जिसको इमीडिएटली हम अपने बैंक अकाउंट में कैश कर सकते हैं। और जो लोग पिछले 20 दिन से आप कह सकते हैं यहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग इस चीज को फील भी कर चुके हैं कि पैसा कैसे आता है और उनको इमीडिएटली पैसा आता है, आ रहा है और वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी यहाँ पे इंसेंटिव है या आपके कॉइन सेल होके सब कुछ USDT के माध्यम से ही आता है, क्योंकि USDT आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर माध्यम है क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करने का। तो जब तक USDT चल रहा है तब तक हम USDT के माध्यम से पैसा ले सकते हैं और इन फ्यूचर में भी कोई और करेंसी जैसे BUSD भी है और भी बहुत सारी फिएट करेंसीज हैं, किसी भी फिएट करेंसी के माध्यम से हम पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर माध्यम USDT है, तो हमें USDT मिल रहा है और USDT के माध्यम से हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले रहे हैं और वो इमीडिएटली आता है। और फ्रेंड्स, चौथी इनकम है इसमें, वो भी USDT के माध्यम से ही हमें इमीडिएटली मिलती है। जो भी मैंने 3 इंसेंटिव बताए, लेवल इंसेंटिव, मंथली रिवॉर्ड इंसेंटिव और फॉरेन टूर इंसेंटिव, आपके जितने भी डायरेक्ट रेफरल होंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 या 10, वो जब भी इन इंसेंटिव्स को अचीव करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी ने आपके डायरेक्ट रेफरल से $1 लाख का रिवॉर्ड अचीव किया, मंथली रिवॉर्ड, तो $1 लाख उसको जाएगा, बट उसका 10% रॉयल्टी के रूप में यानी $10,000 आपको इमीडिएटली आ जाएंगे। अगर किसी ने $10,000 का रिवॉर्ड लिया तो $1,000 आपको आ जाएंगे। अगर किसी को $5,000 लेवल इंसेंटिव के रूप में जा रहे हैं तो $500 आपको
यूएसडीटी के माध्यम से मिल जाएंगे। तो जब जब भी आपके डायरेक्ट रेफरल जिनको भी आपने इंट्रोड्यूस किया, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाया, वो काम करेंगे, इस कम्युनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे या इस कम्युनिटी को स्प्रेड करेंगे, तो आपको एक रॉयल्टी उनके इनकम से मिलेगी, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमने उनको इंट्रोड्यूस किया तो हमें रॉयल्टी के रूप में 10% हमेशा आता रहेगा। पांचवी इनकम है फ्रेंड्स 100 टॉप अचीवर्स रिवॉर्ड। ये वो लोग होंगे जो 100 लोग जो टॉप परफॉर्मर होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज में, इन सब 100 लोगों को 2,25,000 यूएसडीटी पर पर्सन, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो दिए जाएंगे, एक लग्जरी फ्लैट और एक लग्जरी कार के रूप में। ये भी यूएसडीटी के माध्यम से ही आएगा। और अगर मेरा या आपका सौभाग्य हुआ और हमारे डायरेक्ट रेफरल जो भी हमारे डायरेक्ट होंगे उनमें से किसी ने इसको अचीव किया तो उसका 10% रॉयल्टी के रूप में, यानी अगर 2,25,000 उनको गया तो लगभग 20,000 यूएसडीटी हमारे वॉलेट में आएंगे। तो लगभग आप कह सकते हैं 100 लोग तो वो होंगे जो इसको अचीव करेंगे और 100 लोग वो भी होंगे जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया होगा इस सिस्टम से। तो बहुत बड़ी अर्निंग है फ्रेंड्स, और बहुत बड़ी अर्निंग बहुत कम समय में हम यहाँ पे ले सकते हैं। और जैसे ही हम काम करते हैं वो इनकम जो है हमारे पास पहुंच जाती है, हमें ना तो किसी को कॉल करना पड़ता है, ना ही किसी से इनकम के लिए बात करनी पड़ती है, इमीडिएटली हमें आती है सम्मान के साथ। और ये बोला भी जाता है जो भी हम काम करें उसका जो भी कमाए तो हमें पूरे सम्मान के साथ हमें मिलना चाहिए, किसी से हमें मांगना ना पड़े। तो इसी को ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है और उसकी फील हम यहाँ पे पिछले 15-20 दिन से ले रहे हैं। और जो नए लोग हैं वो इसमें जुड़ेंगे, जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि एक्चुअली 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम या कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम बोलते किसको है और एक्चुअली वो क्या होता है। बोला तो बहुत सारी जगह पे जाता है लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्रेजेंटेशन थी, थैंक यू वेरी मच। और जो भी लोग आज यहाँ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने आज थाईलैंड टूर अचीव किया है। $1,500 का अगर हम बिजनेस करते हैं तो एक कम्युनिटी के लिए थाईलैंड टूर है, थाईलैंड जाएंगे। फर्स्ट 100 लोग जो भी इसको अचीव करेंगे, जिसमें से ऑलरेडी मेरे ख्याल से 7, 8, 10 लोग अचीव भी कर चुके हैं और शायद इसी महीने फरवरी में वो 100 लोग कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो पहले आएगा वही जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। जो $3,000 का फॉरेन टूर इंसेंटिव है वो तो सबको मिलता ही रहेगा, बट ये जो टूर है जिसपे हम लाइव टूर करेंगे या जाएंगे, फ्लाई करके जाएंगे थाईलैंड और वहां 3 से 4 दिन का स्टे होगा, लग्जरी टूर होगा, तो वो सिर्फ 100 लोगों के लिए है। तो जितनी जल्दी आप कर पाए उतना बढ़िया है, जिसको भी करवाना चाहें उसको करवाएं। और जैसे ही 100 लोग कंप्लीट होंगे इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी, उसके लगभग 10 दिन के अंदर ये टूर चला जाएगा। तो जो लोग भी अचीव कर रहे हैं, जो अभी नए भी अचीव हुए हैं, जैसे आज भी कुछ लोग अचीव है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने पासपोर्ट का अरेंजमेंट जरूर करके रखें, क्योंकि पासपोर्ट बनने में 10-15 दिन का 20 दिन का टाइम लगता है। तो जितनी जल्दी आपका पासपोर्ट बन जाएगा उतना बेटर है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। अब हम कुछ टेस्टिमनी शेयर करते हैं जो अचीवर हैं, जो इस कम्युनिटी का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं।